हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड के अंदर अकाउंट्स का। आज हमारा एपिसोड नंबर 10 है और आज सबसे अच्छी बात क्या है, आज है हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर और यही जो डेट है यही सबसे ज्यादा हम पढ़ते हैं पूरे अकाउंट्स में, 1 अप्रैल या फिर 31 मार्च। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है इस वीडियो की 31 मार्च को और ये अपलोड होगी 1 अप्रैल को, मतलब आज के दिन अपलोड हो रही है ये। तो कहने का मतलब ये यही दो डेट्स है जो पूरे साल भर अकाउंटिंग में हम देखते रहते हैं। ये कौन सा प्री ओपनिंग डेट है, ये कौन सी क्लोजिंग डेट है। आज वाली डेट हमारी क्लोजिंग की, कल वाली डेट हमारी ओपनिंग की। तो चलिए डिस्कस करते हैं। मैं टेक्निकल गुरुजी बन गया, चलिए शुरू करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 1। अव्य, दिव्य एंड काव्य वर इक्वल पार्टनर्स। क्या है ये? इक्वल पार्टनर्स है। तीन पार्टनर इक्वल होते तो रेशियो क्या होता है? 1:1:1, 1/3, 1/3, 1/3। दे डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलना चाहा। कितना करना चाहा? 4:3:2 करना चाहा। 4:3:2 का मतलब क्या हो गया? 4/9, 3/9, 2/9। ये चीज क्लियर होगी क्या? 4/9, 2/9, 3/9। For this purpose, goodwill of the firm was valued at 90,000। goodwill of the firm कितनी है? 90,000। क्या पूछा गया, जरा ये भी पढ़ लेते हैं। Pass the journal entry for the treatment of goodwill on change in profit sharing ratio। मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले इक्वल था, 4:3:2 में हो गया और गुडविल हमारी 90,000 है। तो बताइए क्या जनरल एंट्री पास होगी? मैं देता हूं आपको 1 मिनट का समय, करें वीडियो को पॉज और मुझे सॉल्व करके दे अभी के अभी। चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर और देखेंगे कि क्या आता है हमारा जनरल एंट्री में। चलिए डिस्कस करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस आंसर को। अव्या, दिव्या एंड काव्या तीन पार्टनर्स थे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1। अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना बदल के क्या हो चुका है? 4:3:2 हो चुका है। ये चीज क्लियर हो गया। तो और गुडविल ऑफ द फर्म कितनी दे रखी है? वैल्यू 90,000 दे रखी है। हमको क्या करना पड़ेगा इस केस में? गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा और इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। याद आ रहा है आपको? बिल्कुल सही। तो ए डी के 1/3, 1/3, 1/3 माइनस न्यू शेयर 4/9, 3/9 और ये कितना हो जाएगा? 2/9। और मेरे प्यारे बच्चों जिनको एलसीएम लेना नहीं आता, एलसीएम आएगा 9। तो 3 - 4 कितना आ जाएगा? -1/9। और माइनस का मतलब क्या हो जाता है? गेन। ठीक है, ये 9 आएगा एलसीएम। 3 - 3 ये हो गया 0, मतलब ना तो गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है। और ये कितना हो गया हमारा? 9। 3 - 2 ये हो गया हमारा 1/9 और प्लस मार मतलब हमारा सेक्रीफाइस होता है। ये चीज क्लियर हो गई? ओके। तो 90,000 का 1/9 निकालते हैं जरा, कितना होता है? ये आता है हमारा 10,000। तो ए डेबिट टू के 10K। ये चीज क्लियर हो गई। अगर क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल वर्ड यूज हो रहा होता तो हम जनरल एंट्री पास करते, ए करंट अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट। अगर फिक्स कैपिटल वर्ड दे रखा होता तो करंट अकाउंट से एंट्री करते। नहीं दे रखा है तो आपकी मर्जी है, आप जो लिखना चाहो लिखो, लेकिन नॉर्मली क्या लिखोगे? सबसे बढ़िया है कैपिटल अकाउंट लिखो, टेंशन फ्री रहो। ठीक है, ओके। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। When the business of the firm become illegal, when the business of the firm becomes illegal, the way of dissolution of the firm is, the way of dissolution of firm is। बताइए मुझे इसका आंसर। चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या है? कंपल्सरी डिसोल्यूशन। अगर आप दो एक्टिविटीज होती है, अगर या तो आपका बिजनेस इलीगल हो जाए या फिर आपका पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो पार्टनरशिप को डिसोल्यूशन करना कंपलसरी हो जाता है। इसलिए इसका जो आंसर है वो है हमारा कंपलसरी डिसोल्यूशन। और अगर आपको ये क्वेश्चन पहली बार में क्लिक नहीं हुआ तो आपको डिसोल्यूशन चैप्टर उठाना है और टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन आपको बुक से थ्योरी रीड करनी है। तो ये छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन आप रीड कर लीजिएगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पेन कॉपी लेकर बैठना, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है हमारे सामने। क्या है क्वेश्चन, जरा डिस्कस करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है? द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल
that will be debited to the income and expenditure account for the Bright Sports Club for the year ended 31st March 19। मतलब हमको अमाउंट कैलकुलेट करके बताना है कि कितना स्पोर्ट्स मेटेरियल का अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। हमको इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग क्रेडिटर्स दे रखे हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर्स दे रखे हैं, ओपनिंग एडवांस दे रखा है, क्लोजिंग एडवांस दे रखा है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी क्या दे रखा है हमको, कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितनी दे रखी है, 2,50,000 और 1,50,000 वर पेड टू क्रेडिटर्स। ठीक है, वर पेड टू क्रेडिटर्स, फुल स्टॉप लगा बीच में 2.5 लाख के बाद। तो मैं देता हूं आपको 2 मिनट का समय, करे वीडियो को पॉज और सॉल्यूशन करें और फिर हम इस आंसर को डिस्कस करेंगे आपके साथ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा 3,50,000। इसका जो करेक्ट आंसर क्या है वो है हमारा 3,50,000। और अभी आप एक स्क्रीनशॉट देखेंगे, उसके अंदर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4। द क्विक रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 0.5 इज टू 0.75। बच्चा देखते घबरा जाएगा कि क्या दे रखा है भाई, ये क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द क्विक रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 0.5 इज टू 0.75 विल कैश सेल ऑफ ₹5,000 इंक्रीज, डिक्रीज और नॉट चेंज द रेशियो, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। मुझे ये बताइए, अगर क्विक रेशियो दे रखा है आपको 0.5 इज टू 0.75, तो क्या कैश सेल से रेशियो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या नो चेंज होगा? आपको मैं दे रहा हूं 1 मिनट का समय, करे वीडियो को पॉज और फिर करे इसको सॉल्व। चलिए डिस्कस करते हैं अब इसका आंसर कि क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या फिर नो चेंज होगा। तो देखो, सबसे पहले क्विक रेशियो हमको दे रखा है, क्विक रेशियो हमको दे रखा है 0.5 इज टू 0.75 और इन्होंने बोला हमने कैश सेल्स करी है। क्या करी है? हमने कैश सेल्स करी है 5,000 की। आप जरा इसकी एंट्री बताओगे, कैश सेल्स की एंट्री क्या होती है? तो कैश सेल्स की एंट्री होती है कैश डेबिट टू सेल्स। ठीक है, 5,000 हाँ या ना? बिल्कुल सही। सेल्स 5,000 से इंक्रीज होगा और कैश भी 5,000 से इंक्रीज होगा। जरा क्विक रेशियो का फॉर्मूला बताओगे बच्चों मेरे को जरा? क्विक रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्या मुझे बताओगे इस सेल का, इस ट्रांजैक्शन का इस पे कोई असर पड़ेगा? सर कैश तो क्विक एसेट्स में प्लस हो जाएंगे 5,000 से, करंट लायबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि क्रेडिट सेल्स हुई नहीं, कैश सेल्स हुई, कैश में हमारा 5,000 चला जाएगा। तो मतलब यहां पे हमारे न्यूमरेटर के अंदर 5,000 ऐड हो जाएंगे, 5,000 विल बी एडेड इन द क्विक एसेट्स। और जब न्यूमरेटर हमारा इंक्रीज हो जाता है तो हमारा जो रेशियो होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। आई होप ये लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा। चलो को समझा देता हूं। अगर हमारा न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, या फिर डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है, इन दोनों ही केस में हमारा रेशियो इंक्रीज करता है। और उल्टा बोलता हूं, न्यूमरेटर डिक्रीज हो रहा हो और डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा हो, और इस केस में हमारा जो रेशियो होता है वो डिक्रीज कर रहा होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, बताइए मुझे इसका आंसर क्या है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में क्या आएगा? बोनस आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा या फिर इनकम टैक्स आएगा? बताइए मुझे इसका आंसर। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे और बताएंगे मुझे आप इसका आंसर
कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या आना चाहिए, बोनस आना चाहिए, डेप्रिसिएशन आना चाहिए, या फिर इनकम आना चाहिए, इनकम टैक्स आना चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर। हम एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए क्या करते हैं? हम क्या इनकम टैक्स पे करते हैं एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए? द आंसर इज नो। क्या एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं? डेप्रिसिएशन एसेट्स पे लगता है, एम्प्लॉय बेनिफिट पे थोड़ी लगाते डेप्रिसिएशन। क्या एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए हम उनको बोनस देते हैं? द आंसर इज यस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा बोनस, और जिसका आंसर कुछ और आया तो वो है एकदम बोगस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेडिंग और सब हेडिंग्स calls in advance will be presented in the balance sheet of the company as per schedule 3 part 1 of Companies Act 2013। सिंपल वर्ड्स में calls in advance कहां शो किया जाता है बैलेंस शीट के अंदर? क्या करंट लायबिलिटीज के अंदर में शो किया जाता है? क्या शेयर कैपिटल के अंदर शो किया जाता है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में शो किया जाता है, या फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस में शो किया जाता है? तो बताइए मुझे इसका आंसर। चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर। और पहली बार में इसका आंसर 90% बच्चे गलत देते हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, करंट लायबिलिटीज। इसका जो करेक्ट आंसर वो है हमारा ए, करंट लायबिलिटीज। अब सर बच्चे चकराते हैं, सर ऐसा क्यों? कॉल से एडवांस, सर अब शेयर का पैसा आया है, करंट लायबिलिटी में क्यों दिखा रहे हो? सर ये तो शेयर कैपिटल में आना चाहिए, शेयर होल्डर्स फंड में आना चाहिए, बताओ तो सही सर ऐसा क्यों है? तो इसलिए है क्योंकि कॉल्स इन एडवांस आपको पहले से पैसा नहीं मिला, आपने कॉल ही नहीं किया, आपको पहले पैसा मिल गया, तो ये आपकी शेयर कैपिटल का पार्ट हुआ क्या? ये आपकी शेयर कैपिटल का पार्ट हुआ? द आंसर इज नो। तो जब शेयर कैपिटल का पार्ट ही नहीं हुआ तो फिर शेयर कैपिटल में आएगा क्यों? और क्योंकि एक साल के अंदर आप कॉल कर लोगे, इसलिए इसका जो आंसर है वो है हमारा करंट लायबिलिटीज। कॉल्स इन एरियर्स हमारे शेयर कैपिटल के अंदर आते हैं, माइनस होकर आते हैं, और कॉल्स इन एडवांस जो है वो करंट लायबिलिटीज में जाती है। तो चलिए आपसे अब क्वेश्चन नंबर 7 हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही सिंपल है, जरा डिस्कस कर लेते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश फ्रॉम लोन्स एंड एडवांसेस इज कंसिडर्ड एज डैश एक्टिविटी while preparing cash flow statement। इंटरेस्ट मिला है इन कैश, तो बताइए ये कौन सी एक्टिविटी है? क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्या ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, क्या ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है? तो डिस्कस करते हैं इसका आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर वो है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या है हमारा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इसका आंसर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्यों है जरा ये डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाई ये नहीं किया गया है कि आपकी कोई फाइनेंसिंग कंपनी है। अगर आपकी कोई अगर फाइनेंसिंग कंपनी होती है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हो करना आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। तो क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली बोला जाए कि आपकी फाइनेंसिंग कंपनी है, तभी आपका आंसर ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा। क्वेश्चन साइलेंट है तो इसका आंसर क्या होगा? यहां पर नॉर्मल कंपनी की बात होगी, तो इसका आंसर क्या होगा? हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे दोबारा जाना चाहूंगा और डिस्कस करूंगा उस क्वेश्चन को दोबारा, क्योंकि हम कभी कभार क्वेश्चन रीड करने में दिक्कत दे जाते हैं। तो जरा क्वेश्चन को एक बार गौर से रीड करेंगे ना, गौर से 2 बार 3 बार रीड करेंगे। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेडिंग्स ऑब्लिक सब हेडिंग्स, हेडिंग्स ऑब्लिक सब हेडिंग्स, हेडिंग्स कौन सी होती है जरा डिस्कस करेंगे। शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, ठीक है। और सब हेडिंग्स बहुत सारी होती है। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। फिर आपका आता है नॉन करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, सॉरी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गई, आपकी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज हो गई। बहुत लिस्ट लंबी है, समझ रहे हो, वो सब हेडिंग्स की लिस्ट आती है। तो हेडिंग्स अलग होती हैं, सब हेडिंग्स अलग होती है। और यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में बोला है दोनों में से किसी भी एक के अंदर आता हो
तो वो मुझे आंसर बताइए, तो गलती ना करिए, इसलिए क्वेश्चन को ढंग से रीड करिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या आ रहा है, जरा एक बार हम डिस्कस करेंगे प्रॉपरली अच्छे से। लिस्ट एनी टू आइटम्स other than cash in hand and checks in hand that are presented under the subheading cash and cash equivalent in the balance sheet of the company। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के में कैश इन हैंड और चेक्स इन हैंड के अलावा कोई भी दो और चीज आप मेरे को बताइए जो उसके अंदर लिखी जाती है। बताइए इसका आंसर। बिल्कुल सही आंसर आते हुए मेरे पास। इसका आंसर हो सकता है बैंक बैलेंस, हो सकता है करंट इन्वेस्टमेंट्स, हो सकता है ट्रेजरी बिल्स, हो सकते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज, हो सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर यही है। ठीक है, ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पढ़ते हैं क्या है। While preparing cash flow statement, will cash withdrawn from bank will result into inflow, outflow or no flow of cash? Give a reason in support of your answer। जब हम बैंक से कैश को विड्रॉ करते हैं तो इनफ्लो होता है, आउटफ्लो होता है या नो फ्लो होता है ऑफ कैश, तो बताइए मुझे इसका करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल सही आंसर आते हुए मेरे पास इसमें होगा हमारा नो फ्लो। ये चीज क्लियर हो गई? नहीं हुई? सिंपल सी डिस्कस करते हैं। अगर आप अपनी जेब में से एक जेब में से पैसा निकाल के दूसरी जेब में डालते हो तो आपके पास पैसा आया या आपके पास पैसा गया या कुछ भी नहीं हुआ? द करंट आंसर इज कुछ भी नहीं हुआ। तो वही आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, आपके हाथ में पड़ा हुआ है तो आप ही के पास। ठीक है ना? देयर इज नो चेंज इन कैश एंड कैश इन इक्विवेलेंट्स, देयरफॉर देयर विल बी नो फ्लो ऑफ कैश। ये चीज क्लियर हो गई? बिल्कुल सही। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग, क्वेश्चन नंबर 10। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट interest coverage ratio। Profit after tax and interest is rupees 6 lakhs। 10% debenture rupees 8 lakhs। Rate of income tax is 40%। तो मैं देता हूं आपको 2 मिनट का समय, मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर कि क्या आएगा हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले बात करते हैं हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। आईसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। अब जरा क्वेश्चन में देखो हमको क्या दे रखा है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना दे रखा है? 6 lakhs दे रखा है। टैक्स का अमाउंट आपको दे रखा है 40% दे रखा है। ठीक है, और आपको जो 10% डिबेंचर्स हैं वो आपको दे रखे हैं 8 लाख रुपीस के। ठीक है, डिबेंचर की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, इसको सही कर देते हैं पहले तो जरा। तो इंटरेस्ट का अमाउंट तो हमारे पास आ गया 8 लाख रुपए, 80,000। कैसे आया? 10% ऑफ 8 लाख कितना आ गया? 80,000 आ गया। बिल्कुल सही। अब मुझे बस ईबीआईटी निकालना है, मेरा आंसर आ जाएगा। तो ईबीआईटी निकालने का फॉर्मूला होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कई बार चलो मैं आपको फॉर्मेट से ही सिखा देता हूं कैसे निकालते हैं। एक फॉर्मेट है तो बेटा लिख लेना, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना दे रखा है? 6 lakhs दे रखा है। तो इसमें ऐड करेंगे हम टैक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और फिर इसमें हम क्या जोड़ेंगे? इंटरेस्ट जोड़ेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा? प्रॉफिट या फिर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा? ईबीआईटी आ जाएगा या फिर पीबीआईटी आ जाएगा, कुछ भी लिख लेना। ठीक है,
अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या फिर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, टैक्स हमारा कितना है 40% है। ये चीज क्लियर हो गया। तो देखो हमको ये पता होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा 100% होता है। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा 100% अमाउंट होती है, टैक्स हमारा 40% है, तो ये हमारा होता है 60% होता है। ये चीज क्लियर हो गया, हाँ या ना? ठीक है, तो देखो टैक्स या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला होता है हमारा, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल्स टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन 1 माइनस टैक्स। एक ये छोटा सा फॉर्मूला होता है जिससे आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है हमारा 6 लैक्स अपॉन 1 माइनस 40%। ठीक है, 6 लैक्स अपॉन 60%, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 लैक्स। क्या आ जाएगा हमारा आंसर 10 लैक्स आ जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो 10 लैक्स यहां पर आ गया हमारा आंसर, और ये कितना हो गया हमारा 40,000, और ये आ गया हमारा 80,000। तो ये हो गया हमारा 10,80,000। ईबीआई पीबीआईटी कितना आ गया हमारा 10,80,000 आ गया, और फॉर्मूले में लिखेंगे हम 10,80,000, और जब हम आंसर निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 13.5 टाइम्स। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यही रही हमारी आज की क्लास। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन पर्टिकुलरली समझ में नहीं आया है तो ये सेशन के एंड होते ही सबसे पहले आप इसके 2-3 न्यूमेरिकल आप बुक से जरूर करिएगा, तभी आपको अच्छे से पकड़ में आएगी। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। टिल देन पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।